गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज से हम बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स लाइक बैंक पीओ एंड बैंक स्पेशल ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखो यार, बैंकिंग अवेयरनेस की तो ऐसे ऐसे नोट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है नहीं मार्केट में, बट मैंने खुद का कुछ बना रखा है एंड कुछ ऑथेंटिक मटेरियल है, तो इससे उससे डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम जब बैंकिंग अवेयरनेस स्टार्ट करेंगे तो देर आर 18 टॉपिक्स जिसे हमें डील करना है। तो कंटेंट देख लो आप एक बार। इसमें है इंडियन बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री, इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम, बैंकिंग इनोवेशन इन इंडिया, बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स क्या क्या हुए बैंक्स में, बैंकिंग कमिटीज़ क्या है और उसके फाइनेंशियल स्टैंडर्ड क्या उसे देखेंगे। देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसे कहते हैं इंडिया में उसे देखेंगे। और एंड देन आफ्टर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, इंश्योरेंस एंड एनबीएफसीज क्या होता है, टैक्स सिस्टम इंडिया में कैसा है, पब्लिक फिनांस एंड बजट कैसा है, इंडियन इकोनॉमी को ज़रा सा देखेंगे, इंडस्ट्री एंड ट्रेड देखेंगे। हाँ, ये भी बैंक से ही रेगुलेट करता है यार। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक को देखेंगे। एंड देन आफ्टर इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम देखेंगे। एंड हम साथ साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं कि जो आपका बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, मोस्टली आईबीपीएस कंडक्ट कराता है। तो आईबीपीएस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, आईबीपीएस का जो फुल फॉर्म है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, और जिसे आप आईबीपीएस भी कहते हो। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स कराती है। लगभग सभी पब्लिक बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकारी बैंक, ठीक है, सरकारी बैंक से रिलेटेड। बट ये एसबीआई वाले एग्ज़ाम नहीं कराती, ठीक है, एसबीआई का अपना अलग होता है। अब देखो, जो आईबीपीएस है वो आपका 1975 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, यानी स्थापित किया गया था, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉरवर्ड टू कंडक्ट एग्जाम्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, अब देखो, आईबीपीएस इस एम से क्रिएट किया गया था कि वो जो बैंक में इफ़िशिएंटली और उसका जो स्टैंडर्ड होगा सिलेक्शन प्रोसेस का, वो काफ़ी बैंकिंग जॉब्स के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि बैंकिंग जॉब्स या लाइक रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल, है ना, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्किल। दैट्स वाई आईबीपीएस का एम यही रहेगा ना कि उसे थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म दिया जाए। दैट्स वाई अब बैंक पीओ एंड आप स्पेशल ऑफिसर में कितनी सारी कंपटीशंस बढ़ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बैंक क्या होता है। देखो, आपका जो बैंकिंग अवेयरनेस टॉपिक है वो तो पूरा रिवॉल्व करेगा बैंक के ही राउंड ना यार। तो हमें बैंक को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, बैंक क्या होता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके पास ये लाइसेंस होता है। लाइसेंस कौन देता है? सरकार देती है ना, कि वो डिपॉजिट्स रिसीव मतलब डिपॉजिट्स करे पैसे को, लोन ऑफर करे, एंड कुछ अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है जो ये सभी को, जैसे इंडिविजुअल्स को, बिजनेस को, एंड यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स को भी प्रोवाइड करती है ना। गवर्नमेंट्स को भी अगर लोन वोन लेना होता है तो वो भी वर्ल्ड बैंक वगैरह से जाते हैं ना लेने यार। तो इसलिए बैंक हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है ना। ये आपके किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का बहुत बड़ा फैक्टर होता है बैंक। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बैंकिंग क्या होता है। बैंकिंग देखो क्या होता है। बैंकिंग मतलब कि वही ना, बैंकिंग ऐसा टर्म है जो आपके बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल
institution such as banks and credit unions that provide various financial reforms to individuals and business and government. अब देखो हमने बैंक में क्या देखा था, हमने बैंक में देखा था कि बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, डिपॉजिट्स को रिसीव करती है और लोन्स ऑफर करती है, किसको, इंडिविजुअल्स को भी करती है, बिजनेसमैन लोगों को भी करती है, गवर्नमेंट्स को भी करती है, सभी को। तो बैंकिंग भी देखो, बैंकिंग बैंकिंग वो सिस्टम है, वो फाइनेंशियल सिस्टम है, मतलब बैंक के ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे बैंकिंग जो टर्म है वो किससे संबंधित है, बैंक और क्रेडिट यूनियन से, ठीक है। ये दोनों जो है अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना। बैंक अलग है, क्रेडिट यूनियन अलग है। और ये दोनों का काम क्या रहता है, ये दोनों का काम ये रहता है कि ये बैंक हो या फिर क्रेडिट यूनियन हो, ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसको, इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को, यहाँ तक कि गवर्नमेंट्स को भी, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात जान लेते हैं कि अ बैंक इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। देखो एक बैंक क्या है, एक माध्यम है ना। बैंक एक माध्यम है, माध्यम है जो जिसे कौन लाइसेंस देता है, गवर्नमेंट, है ना। तो बैंक एक माध्यम है जो सेवर्स एंड बारोवर्स के बीच में मीडिएटर का काम करता है, ठीक है, मीडिएटर, ठीक है। और ये कैसे करता है मीडिएटर का काम, जो बैंक है वो मीडिएटर का काम किसी किसी बीच करता है, सेवर्स एंड बारोवर्स के बीच में। कैसे करता है, इट डज सो बाई एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड लेंडिंग मनी टू बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। बैंक क्या करता है, बैंक पब्लिक से पैसे लेता है और खुद में डिपॉजिट करता है, और फिर उस पैसे को एज अ लोन बिजनेसमैन को, कंज्यूमर्स को देती है। फिर इन रिटर्न वो क्या करती है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे उनसे पैसे वापस लेती है ना। यही बैंक की कमाई होती है, जो इंटरेस्ट ये जो बिजनेसमैन या कंज्यूमर्स जो उनसे लोन पे लेते हैं एंड देन उन्हें इन रिटर्न जो लोन अपना वापस करते हैं इंटरेस्ट लगा के, वही असली कमाई होती है बैंक की, है ना। वरना बैंक सिस्टम क्यों काम करे यार, जब किसी की भी कमाई अगर नहीं होगी, कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगा, इकोनॉमिक, सभी अपनी इकोनॉमी के लिए काम करते हैं ना यार। तो बैंक की इकोनॉमी कैसे होती है, ये जो लोन बैंक देता है लोगों को, है ना। बैंक जब लोन देता है एंड देन जब वो लोन को रिटर्न लेता है इंटरेस्ट लगा के, तो बैंक की असली कमाई होती है, ठीक है, वो बैंक की असली कमाई होती है। अब देखो, जैसा हमने कंटेंट देखा, कंटेंट में आप देखोगे तो आपका पहला जो टॉपिक था वो था इंडियन बैंकिंग एंड इट्स हिस्ट्री। इसको हम थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी इसको ब्रीफ में देखते हैं कि आपके इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं उसकी फाउंडेशन कैसे हुई, है ना, शुरुआत कैसे हुई। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बैंक हमने जाना कि क्या है, बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर को प्रोवाइड करता है, ठीक है, बैंक, ठीक है। अ बैंक इज जनरली अंडरस्टूड एज एन इंस्टीट्यूशन which provide fundamental banking services such as accepting deposits, providing loans। देखो ये बैंक का सबसे जनरल काम है। बैंक का सबसे जनरल काम क्या है कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करे और लोन्स प्रोवाइड करे, है ना। डिपॉजिट्स किससे एक्सेप्ट करता है, पब्लिक से एंड ऑल, है ना, जितने भी लोग हैं। और सब लोन किसे देता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, कंज्यूमर्स को, ठीक है। नाउ अब देखो बैंकिंग, the banking sector plays a major role in the development of the economy as it mobilizes deposits and provides credit to various sectors across India। अब देखो मैंने पहले ही बताया ना, बैंकिंग सेक्टर जो है वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अब बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग को भी लीगलाइज किया जाएगा ना। तो अब देखो लीगलाइज से कैसे किया गया, क्यों लीगलाइज किया जाएगा, क्योंकि अगर ये लीगल नहीं रहेगा तो आप अगर बैंक भाग जाएगी तो सू कैसे करोगे, है ना, सू लाइक केस कैसे करोगे। तो दैट्स वाई इस हर किसी के लिए एक्ट होता है, ठीक है। तो अब देखो जो बैंकिंग टर्म है ना, अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऑफ RBI,
Banking is defined as the acceptance of deposit of money from the public for the purpose of lending and our investment. अब देखो, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949 का, है ना, आरबीआई हर एक्ट को निकालता है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा ही सब कुछ रेगुलेट होता है ना यार। आरबीआई क्या है? बैंक, बैंकर्स ऑफ द बैंक है, हर बैंकों का बैंक है, ठीक है, इंडिया में। नाउ तो देखो, जो डिफिनेशन है बैंकिंग की वो कहाँ पे दे रखी है? सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसमें ये डिफाइन करा गया है कि जो बैंकिंग है वो क्या है? बेसिकली एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी है जो हम पब्लिक से लेते हैं, और उसका पर्पज़ क्या, वो क्यों एक्सेप्ट करती है? फॉर द पर्पज़ ऑफ लेंडिंग एंड आर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो चाहे तो लोन देने के लिए या फिर कहीं इन्वेस्ट करने के लिए लेती है, जो बैंक पैसे लेती है पब्लिक से, ठीक है। नाउ बिसाइड्स प्रोवाइडिंग बेसिक बैंकिंग सर्विसेज, बैंक में आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज वेल्थ मैनेजमेंट, करेंसी एक्सचेंज, कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि बैंक का जो ये बेसिक काम है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन्स को प्रोवाइड करना, ये बेसिक काम है। बट अदर देन दिस, यहाँ और बहुत सारे वेरियस फंक्शंस है बैंक के, है ना, जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट देखना, करेंसी एक्सचेंज करना और कंसल्टेंसी सर्विसेज देना भी, ठीक है। नाउ हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। देखो, जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो इंडिया में बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए थे तब से भी। बट उस समय क्या था कि बैंकिंग सिस्टम को इंडिया के एक सही स्ट्रक्चर नहीं दी गई थी, है ना, सही स्ट्रक्चर में नहीं था, ठीक है। नाउ तो अब हिस्ट्री में देखो, सबसे पहले जब कॉलोनियल एरा हुआ, कॉलोनियल एरा कब कब से कब माना जाता है? 1858 से लेके 1947 तक, ठीक है। 1857 में क्या हुआ था? फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, है ना। झांसी की रानी लड़ी थी ना यार उसी में, 1857। इसे वार ऑफ म्यूटिनी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो दौर था 1858 से लेकर 1947 तक, इसे कॉलोनियल एरा कहा गया था, है ना। इसमें क्या हुआ था कि जितने भी यूरोपियन कंट्री से लोग आए थे वो धीरे धीरे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करते गए, है ना। और इससे क्या हुआ कि जो जो उनको ये नीड क्यों पड़ी? क्योंकि क्योंकि ये जो बैंकिंग सिस्टम है ना, वो उनको ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी फैसिलिटेट करता था, मदद करता था, है ना। क्योंकि देखो यार, यूरोपियन कंट्री से लोग इंडिया में क्यों आए थे? फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। तो वो हर कुछ जो भी कर रहे थे, जितने भी सारे वो सिस्टम डेवलप करते जा रहे थे, वो अपने ट्रेड के लिए कर रहे थे, जो फर्दर इंडिया के बहुत सारे लाइक लॉ मेकिंग में, बैंकिंग में, इकोनॉमी मेकिंग में बहुत हेल्पफुल रहे, है ना। वो सब फाउंडेशन बनते गए जितने भी ब्रिटिशर्स ने स्टेप लिए। नाउ द अर्लीस्ट अटेम्प्ट्स इन इंडिया to establish a bank institution with some characteristics of central bank dates back to January 1773, when Warren Hastings, the Governor General of Bengal, recommended the establishment of General Banking of Bengal, establishment of General Bank of Bengal and Bihar। तो देखो, जो सबसे पहला अटेम्प्ट बनाया गया था वो 1773 में, है ना, वारेन हेस्टिंग के द्वारा बनाया गया था बंगाल एंड बिहार में, ठीक है। तो इसके तहत क्या हुआ कि सबसे पहले हमारा जो बैंक था 1717 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि 1832 आते आते उसकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया गया ना, यानी कि वो बैंक बंद कर दिया गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब आया था? ये सबसे पहला बैंक था इंडिया का, जो 1770 में आया था। कब तक चला था? 1832 तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने जनरल बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप करा, जो 1786 में सेटअप हुआ, बट 1791 वो आते आते फेल हो गया। देखो, पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद हमने एक अटेम्प्ट बनाया कि एक और बैंक को इस्टेब्लिश कराया जाए, तो हमने जनरल बैंक ऑफ इंडिया बनाया, जो 1786 में स्टार्ट हुआ, बट 1791 में वो बैंक अच्छे से वर्क नहीं किया, तो उसे भी फेल कर दिया गया। अब देखो, जो प्री इंडिपेंडेंस फेज है ना, प्री इंडिपेंडेंस फेज लाइक इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले का फेज, ठीक है। इसमें क्या हुआ था देखते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक वॉज द बैंक ऑफ कैलकाटा, established by East India Company
on 2nd June 1806. The origin of the State Bank of India can be traced back to this bank. अब देखो जो सबसे ज़्यादा कारगर हुआ है ना, पहला प्रेसिडेंसी बैंक देखो पहले क्या होता था, प्रेसिडेंसी होते थे और डोमिनियंस होते थे। प्रेसिडेंसी तीन स्टेट ही प्रेसिडेंसी स्टेट होती थी, कलकत्ता, बॉम्बे, एक और थी यार, कलकत्ता, बॉम्बे, एक और थी, है ना। तो वो वही दो तीन प्रेसिडेंसी स्टेट होते थे, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि सबसे पहले जो बैंक ऑफ कलकत्ता बना है ना, वो कब बना, 2 जून 1806 में। अब यहीं से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है। ट्रेस किया जा सकता है मतलब कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी गई वहाँ से हमने उसको पाया, ठीक है। नाउ अब देखो द सेकेंड एंड थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक वेयर, अब देखो, हाँ देखो सॉरी, एक तीसरा प्रेसिडेंसी जो स्टेट था वो मद्रास था, ठीक है। तो जो दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था वो कौन था, बैंक ऑफ बॉम्बे। बैंक ऑफ बॉम्बे को कब बनाया गया था, 15 अप्रैल 1840। एंड बैंक ऑफ मद्रास को कब लाया गया था, 1 जुलाई 1843। देखो बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में लाया गया था, 15 अप्रैल 1840, और बैंक ऑफ मद्रास 1 जुलाई 1843, ठीक है। नाउ अब देखो जो इलाहाबाद बैंक है ना, वो 24 अप्रैल 1865 को उसे फाउंड करा गया था। कहाँ पे, एट द कॉन्फ्लुएंस सिटी ऑफ इलाहाबाद। कॉन्फ्लुएंस मतलब संगम सिटी, जो संगम है प्रयागराज, है ना, संगम सिटी में ही इलाहाबाद बैंक को फॉर्म किया गया था। कब, ऑन 24 अप्रैल 1865, ठीक है। और फर्दर क्या हुआ कि हमने उसे नेशनलाइज किया अलॉन्ग विथ 13 अदर बैंक की सब, मतलब जो इलाहाबाद बैंक है वो आगे चल के नेशनलाइज्ड हुआ। कब हुआ, 19 जुलाई 1969 को इलाहाबाद बैंक नेशनलाइज्ड हुआ, ठीक है, अलॉन्ग विथ 13 अदर बैंक्स। इन अप्रैल 2020, अब देखो अप्रैल 2020, ये रिसेंट की बात है ना, रिसेंट ईयर्स की। अब इलाहाबाद बैंक को क्या किया गया है, इंडियन बैंक से मर्ज कर दिया गया है। एमलगेट मतलब मर्ज कर देना, मर्ज कर देना मतलब मिला देना, है ना। अब यानी कि इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक एक ही है। नाउ अवध अवध कमर्शियल बैंक was founded in 1881. It was the first bank of limited liability managed by Indians. This bank failed in 1958। अब देखो अवध कमर्शियल बैंक यानी कमर्शियल बैंक ऐसे बैंक जो बस ट्रेड पर्पज से हो, ठीक है। उसे कब फाउंड किया गया था, 1881 में, और वो जो है 1958 में फेल हो गया। अब देखो पीएनबी को पहला स्वदेशी बैंक माना जाता है इंडिया का, है ना। पीएनबी को पहला स्वदेशी बैंक इंडिया का माना जाता है, जो कब लागू हुआ, कब कमेंस हुआ, 12 अप्रैल 1895, है ना, 12 अप्रैल 1895, कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है। पीएनबी को पहला स्वदेशी बैंक माना जाता है, ठीक है। और पीएनबी अब देखो स्वदेशी बैंक माना जाता होगा तो क्यों माना जाता होगा, क्योंकि हमारे अंदर नेशनलिज्म का स्पिरिट था, है ना। राष्ट्रीयता की भावना ने ही इस बैंक को ऑर्गेनाइज करा, ठीक है। और ये पहला बैंक था जो पूरी तरीके से इंडियंस द्वारा मैनेज किया जाता था, और इसकी कैपिटल भी, है ना, इसकी पूंजी भी इंडियन के द्वारा मैनेज किया जाता था। मीन्स कि इसमें कोई भी फॉरेनर लाइक जो ब्रिटिशर्स है उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, ठीक है। अब फिर बाद में क्या हुआ कि 9 और बैंक आए जिसे पंजाब नेशनल बैंक से मिला दिया गया था, है ना। आप जब हिस्ट्री में पढ़ोगे तो। नाउ बैंक ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड ऑन 7 सितंबर 1906 बाई अ ग्रुप ऑफ इमिनेंट बिजनेसमैन। अब देखो जो बैंक ऑफ इंडिया है उसकी फाउंडेशन कब हुई, 7 सितंबर 1906 में। और इसको किसने, कुछ इमिनेंट बिजनेसमैन लोगों ने मिलकर बैंक ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया था, है ना, जो 7 सितंबर 1906 में इस्टेब्लिश हुई थी। अब प्री इंडिपेंडेंट देखो, हमने अभी प्री इंडिपेंडेंट फेज 1 में बात की, ये सब फेज 1 में हुआ, ठीक है, 1906 तक। अब जो प्री इंडिपेंडेंट फेज 2 है वो कब चला, कब से कब चला, 1906 से लेकर 1913 तक, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट फेज 2। इसमें क्या हुआ कि इसमें बैंक ऑफ इंडिया 1906, कैनरा बैंक वो भी 1906 में था, इंडियन बैंक 1907, बैंक ऑफ बड़ौदा 1909,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911, बैंक ऑफ मैसूर 1913, मतलब 1906 से लेकर 1913 के बीच में इतने सारे बैंक को इंडिया में सेटअप करते करते गए हम लोग। देखो धीरे धीरे पता चल रहा है ना कि कैसे कैसे बैंक ऑफ इंडिया कैसे आया। बैंक ऑफ इंडिया तो कितना ही पॉपुलर बहुत हो कि इसमें अकाउंट चल रहा है फिलहाल। तो ये बैंक ऑफ इंडिया 1906 का है, सोच लो कितना पुराना है। कैनरा बैंक भी आपका 1906 का है और इंडियन बैंक भी 1907 का है। लाइक 1906 से लेकर 1913 के बीच में इतने सारे बैंक को इंडिया में स्टेब्लिश कर लिया गया था। नाउ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट इंडियन कॉमर्शियल बैंक विच वॉज होली ओन्ड मैनेज्ड बाई इंडियंस। फिर देखो सेंट्रल बैंक को भी जो फुली कॉमर्शियल बैंक था, है ना, उसका काम ही था कि वो कॉमर्शियल पर्पज़ से, लाइक पैसे कमाने के पर्पज़ से बैंक बना था खुद का, है ना, जो फुली इंडियंस द्वारा मैनेज होता था, है ना। नाउ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक वॉज द अल्टीमेट रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम ऑफ। अब देखो ये किसका, लाइक ये किसका वो था, जो सेंट्रल बैंक के फाउंडर कौन थे, सोरबी जी पोचखानावाला, है ना, यही फाउंडर थे इसके, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि देखो बैंकिंग क्राइसिस आई, कब से कब, 1913 से 1917 के बीच में बैंकिंग क्राइसिस आई और इसमें क्या हुआ, 588 बैंक फेल हो गए, है ना, जो बहुत सारे अलग अलग पार्ट में इंडिया के में इस्टेब्लिश हो चुके थे बैंक, वो फेल होते दिख रहे थे 1913 से 1917 के बीच में जो बैंकिंग क्राइसिस आई थी, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, अगर वो फेल हुए तो क्या हुआ कि उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए कॉमर्शियल बैंक की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो सारे प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, है ना, जो सारे प्रेसिडेंसी बैंक थे कहाँ कहाँ पे, कलकत्ता में, मद्रास में और कलकत्ता, मद्रास और महाराष्ट्र में, जहाँ जहाँ प्रेसिडेंसी बैंक था, जैसे बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, ये सब क्या हुआ, एमलगेट हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये जो क्राइसिस आई थी, है ना, ये जो क्राइसिस आई थी, इस क्राइसिस में क्या हुआ था, 588 बैंक जो थे वो फेल हो गए थे अलग अलग पार्ट में इंडिया के, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया कि ये जो सारे प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो सब एक में जुड़ के इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने, है ना, 1921 में ये तीनों एमलगेट हो गए थे, है ना। कौन कौन, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, तीनों एमलगेट हो गए थे, है ना, मर्ज हो गए थे। कब, 1921 में। जब वो मर्ज हो गए तो उनको क्या नाम दे दिया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका फंक्शन वैसा ही है जैसा आज के समय में आरबीआई का, ठीक है। बेसिक सी बात है यार, वो सब प्रेसिडेंसी बैंक थे ना, तो उनका फंक्शन कैसा रहेगा, जैसा आज आरबीआई और सेंट्रल बैंक का फंक्शन है वैसा इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन हुआ करता था, ठीक है। नाउ द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म्ड 3 सेट ऑफ फंक्शंस, कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक एंड बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इम्पीरियल बैंक क्या करता था, 3 फंक्शन परफॉर्म करता था। ये कॉमर्शियल बैंक पर्पज से भी यूज होता था, एज ए सेंट्रल बैंक के लिए भी यूज होता था, और ये सरकार का भी बैंक कहा जाता था, ठीक है। नाउ अब देखो, द रिजर्व बैंक आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ, 1935 में, है ना। एक्ट्स एज ए रेगुलेटर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। देखो फिर हमने आरबीआई को लाया, आरबीआई को क्या कहा जाता है, बैंकर्स ऑफ बैंक, ये फादर ऑफ ऑल बैंक है ना, फादर ऑफ ऑल बैंक है इंडिया में, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इसे कब रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया गया, 1935 में, ठीक है। अब देखो पहले क्या था कि आरबीआई की जो हेड ऑफिस बहुत पूछता है एग्जाम में, ठीक है। पहले जो हेड ऑफिस था आरबीआई का वो कोलकाता में था, बट अब 1937 में इसे बॉम्बे में बना दिया गया हेड ऑफिस को, ठीक है, आरबीआई का। पहले कहा था कोलकाता में, याद रखना इसे। अब देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज मतलब 1947 के बाद वाला समय, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, है ना, जब कब इस्टेब्लिश हुआ था आरबीआई, 1935 में, पर उस समय उसे नेशनलाइज नहीं किया गया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1949 में नेशनलाइज कर लिया। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आरबीआई कब नेशनलाइज हुआ, 1949 में, और आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1935 में, ठीक है, याद रखना।
अब ये जो आरबीआई है वो लार्जेस्ट इंपीरियल बैंक, the largest imperial bank was nationalized in 1955 on the recommendation of गोरेवाला कमेटी एंड नेमिंग एज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखो जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थी है ना, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये जब वो क्राइसिस आई थी जब 588 बैंक फेल हो गए थे, कहाँ क्या, हाँ देखो 1913 से लेकर 1917 के बीच में क्राइसिस आई थी, तो 588 बैंक फेल हो गए थे। तो उस दौरान क्या किया गया था कि जितने भी प्रेसिडेंसी बैंक थे, प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन थे, कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, उन्हें एक में जोड़ के इम्पेरियल बैंक बना दिया गया था। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ कि उस इम्पेरियल बैंक को अब नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे दिया गया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने शुरू में क्या बताया था कि जो आपका आईबीपीएस है वो सबके लिए वेरियस पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए रिक्रूटमेंट करता है, पर एसबीआई के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि एसबीआई तो है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किसका नाम दे दिया गया, एसबीआई का नाम दे दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब समझना, कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो प्लीज़। अब देखो 1959 से, अब देखो हमने देखा, अब जो एसबीआई है ना, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाए। ये किस कमेटी का सुझाव था, गोरेवाला कमेटी। ठीक है, अब देखो 1959 में क्या हुआ कि जो 7 रीजनल बैंक थे उन्हें नेशनलाइज करना, मतलब ये फेज स्टार्ट हुआ कि चलो अब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है ना, हमें अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई, तो हम धीरे धीरे क्या करें, धीरे धीरे जो अपने बैंक्स हैं उन्हें नेशनलाइज करते गए है ना। तो 7 रीजनल बैंक वहाँ से नेशनलाइज हुआ, जो कि स्टेट ऑफ एसबीआई से एसोसिएट कर दिया गया। ठीक है, जोड़ दिया गया। अब देखो 19 जुलाई 1969 में क्या हुआ कि 14 बड़े कॉमर्शियल बैंक को 15 अप्रैल 1980 में 6 अदर कॉमर्शियल बैंक को नेशनलाइज कर, मतलब जो देखो यार, इंडिया यहाँ पे इंडिपेंडेंस पा चुकी थी, अब इंडिया धीरे धीरे क्या करती गई, सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन करती गई, राष्ट्रीयकरण करती गई। राष्ट्रीयकरण क्यों करेगी, जब राष्ट्रीयकरण कर देगी तो लोगों का बैंक में जो बिलीफ है वो ज़्यादा रहेगा, दैट्स वाई दे नीड टू नेशनलाइज ऑल दिस बैंक्स। ठीक है, नाउ रीजनल रूरल बैंक वेर फॉर्म्ड ऑन 2 अक्टूबर 1975 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। अब देखो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो रीजनल रूरल बैंक्स है ना, जो हर जगह हर रीजन में चलते हैं, वो किसके रिकमेंडेशन पे फॉर्म होना शुरू हुआ, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। और कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975। तो देखो यार, ये एक ब्रीफ हिस्ट्री रही आज की क्लास में। अब हम फर्दर अच्छे से पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को समझेंगे, और सारे जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं ना, कि इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर कैसा था, आरबीआई कैसा था, एंड ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा अगर आप इसे ध्यान से समझो, तो मैंने कोशिश की है। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू अगेन। देखो हम यार लास्ट में, अभी तो ये स्टार्टिंग है ना, लास्ट में हम हर दिन 100+ क्वेश्चंस एमसीक्यू के करेंगे, क्योंकि हम लोग का एग्ज़ाम 30 अगस्त को ही है ना यार। ये 15 दिन तक ये क्लासेस चलेंगी, देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे वो सारी चीज़ें करना। सो अगर आप आईबीपीएस, बैंक पीओ, बैंक स्पेशल ऑफिसर के एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। सो थैंक यू फॉर टुडे।